पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निष्ठा से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सबको पुनः प्रणाम। सभी पीडीएफ ओपन करेंगे। पेज नंबर बोलेंगे। पेज नंबर 23 मैम। स्टार्ट करेंगे, सभी ओपन करेंगे। पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। हेलो, स्टार्ट करेंगे, पढ़िए। निद्रा निद्रा पढ़ेंगे मैम। कौन पढ़ रहे हैं? सविता जी पढ़ी जी मैम। साधारणतः एक वयस्क को 7 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता है, किंतु अवसाद में व्यक्ति अपनी निद्रा का लाभ नहीं ले पाता। उसकी नींद सुबह बहुत जल्दी खुल जाती है या वो अनिद्रा का शिकार हो जाता है। नींद के बाद भी उसे थकावट और आलस्य महसूस होता है। कुछ मरीजों में अत्यधिक नींद भी पाई गई है, पर उसमें भी वो थका हुआ ही उठता है। व्यक्ति खुद को तरोताजा महसूस नहीं कर पाता, वो हमेशा थकान और बेचैनी का अनुभव करता है। संज्ञानात्मक एकाग्रता की कमी, हर कार्य में धीमी गति का होना, आत्महत्या के विचार, कुछ याद ना रहना या सामान्य चीजें भूलना मुख्य है। कुछ नई कुछ पुरानी बातें अचानक याद आना और खुश हो जाना। ज्यादातर डिप्रेशन के मरीज बाद में भूलने की बीमारी या एल्जाइमर से ग्रस्त हो जाते हैं। वो ध्यान लगा के कोई काम करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। नशा, कुछ लोग नशा करने लगते हैं कि वे हरदम वास्तविकता से दूर रहे, क्योंकि उनमें इसे स्वीकार करने की शक्ति नहीं होती। हम कह सकते हैं कि वे डरपोक हो जाते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करने की क्षमता उनमें नहीं होती। कैफीन, चाय, जंक फूड इत्यादि से भी गलत प्रभाव पड़ता है। सिगरेट, धूम्रपान अथवा तंबाकू सेवन आदि भी गलत प्रभाव डालते हैं। विशेष शारीरिक लक्षण, नींद और भूख की अधिकता, कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग यानी जंक फूड खाने की तीव्र इच्छा जैसे पिज्जा, पेस्ट्री, बर्गर आदि, मनोसंचालन मरण, साइकोमोटर रिटार्डेशन, इसमें
लीडेन पैरालिसिस, धीमा लकवा भी देखा जाता है। शरीर एक लकड़ी के लट्ठे की तरह प्रतीत होता है। जल्दी जल्दी बर्ताव बदलता है और ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां आदि भावुक होते हैं। कमजोरी इनमें लो मूड दिखता है। इन टीन एजर्स के साथ माता पिता को काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इनमें पारस्परिक अस्वीकृति भी पाई जाती है। कब्ज, सरदर्द, बनज, गिरना भी अवसाद में पाया जाता है। ऐसे युवा अपनी बात मनवाने के लिए कुछ दिखावा भी करते हैं, जिसे प्रोजेक्शन कहते हैं। यह उच्च स्तरीय परिवारों में अधिक देखा जाता है। अवसाद या डिप्रेशन किन कारणों से होता है? जैविक, आनुवंशिक, मनोसामाजिक, जैव रासायनिक असंतुलन के कारण अवसाद हो सकता है। अवसाद के भौतिक कारण भी अनेक है, जैसे कुपोषण, आनुवंशिकता, हार्मोन, मौसम, तनाव, बीमारी, नशा, अप्रिय स्थितियों में लंबे समय तक रहना, पीठ में तकलीफ आदि प्रमुख कारण है। 90% अवसाद के मरीज नींद की समस्या से ग्रस्त होते हैं। अपने ढंग से ना जी पाना और बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होना, जिससे इच्छाओं की पूर्ति ना हो पाना, अवसाद को जन्म देता है। कोई हादसा या प्रियजन से बिछड़ जाना भी डिप्रेशन को जन्म दे सकता है। एक बड़ा कारण अपने समाज में यह भी है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग हमारे मन से इस गहरी परत ने ना जाने कितने मनोविकारों को जन्म दिया है। अपना जीवन साथी, अपनी जीविका, करियर, अपनी पसंद से ना चुन पाना एक बड़ा कारण है तनाव व दुख का, जो आगे चल के अवसाद का रूप ले लेता है। अवसाद या डिप्रेशन के उपचार के लिए पढ़े अगला पत्र, जिसमें योग, प्राणायाम और ध्यान के बारे में बताया गया है। चलिए रुकेंगे यहीं पर। देखते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि डिप्रेशन इन इंग्लिश, हिंदी, अवसाद किन कारणों से होता है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग देख रहे थे निद्रा के बारे में कि क्या क्या वो कारण है, संज्ञानात्मक चीजों में क्या क्या चीजें हैं। उसमें से एक हमारा जो नींद है, शारीरिक लक्षण भी है, मानसिक लक्षण भी है, उसी में हमारा एक नींद भी है कॉज फैक्टर। तो यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से नींद नहीं आ रही है, बार बार उसे डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है, सब अपने अपने मन से बताएंगे, फिर हम उसको पूरा डिफाइन करेंगे। यदि लंबे समय से किसी को नींद ना आ रही हो तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, सभी बताएंगे। आपने खुद भी महसूस किया होगा या तो समाज में, फैमिली में देखा जरूर होगा। बोलेंगे निमा जी? टेंशन के कारण नींद नहीं। ठीक है, वेरी गुड। और कुछ बीमारी अंदर भी एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारी चीजें उठेंगी। और क्या चीजें हो सकती, बोलेंगे सब? बीमारी के कारण उसका बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है। लंबे समय से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, कोई रोग बीमारी ठीक नहीं, हाँ, उसी के कारण उसको नींद भी नहीं आएगी। उसके कारण नहीं आएगी। और बताएंगे सब अपना अपना बताएं क्या क्या कारण हो सकते हैं डिप्रेशन के। बोलेंगे अविनाश जी, सुमन जी, परमेश्वर जी, कुनी जी। आप डेली लाइफ में फेस करते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक, कभी अपने को दूसरों को। हाँ बोलेंगे अविनाश जी, अगेन अविनाश जी। किसी विषय पर ज्यादा सोचने के कारण भी नींद नहीं आता। वेरी गुड। जब किसी विषय पर बहुत सोच रहे होते हैं तब भी नींद नहीं आती है, ठीक है। लेकिन अगर लगातार नींद नहीं आ रही है तो ये समस्या है। कभी कभी तो हो जाता है कि कई बार होता है ना कि कुछ ऐसे टारगेट होते हैं, मान लो किसी के घर में शादी है, कोई बड़ा फंक्शन है, कुछ इनोवेशन है, तो क्या होगा, तब तो नेचुरल होता है, आप चाहे जितना सोचे आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी। जब आपका काम पूरा हो जाएगा तब भी नींद आएगी, ठीक है, तब बहुत गहरी है, लेकिन उससे पहले नहीं आएगी। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर ऐसी समस्या दिख नहीं रही है बाहर,
लेकिन फिर भी हमें नींद नहीं आ रही और लंबे समय तक नहीं आ रही, लंबे समय से नहीं आ रही है, तब क्या क्या कारण हो सकते हैं? अगर हम इसे बायोलॉजिकल देखें तो क्या होंगे? हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। बायोलॉजिकल कारण क्या है? कॉज फैक्टर हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। कोई हार्मोन या तो एक्सेस सिक्रेट हो रहा है या तो हार्मोन बिलो सिक्रेट हो, कम सिक्रेट हो रहा है। जैसे सुनते हैं ना हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो क्या है? कम है, और हाइपर क्या है? थायराइड जब किसी को बहुत एक्सेस हो जाता है वो हाइपर है। इसका मतलब जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो अधिक सिक्रेट होगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, और जब वही हार्मोन कम सिक्रेट होगा तो वो हाइपो हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हमारे शरीर में, बॉडी में जितने भी हमारे हार्मोन्स है अकॉर्डिंग टू ग्लैंड्स, वो ग्लैंड से जो हार्मोन जितनी मात्रा में निकलने चाहिए, जैसे सपोज करके यदि हमारे शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रहा है तो क्या होगा? टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट होंगे। इंसुलिन जब बन ही नहीं रहा है तो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट होंगे। और यही अगर दूसरे शब्दों में बोले कि इंसुलिन थोड़ा बहुत बन तो रहा है लेकिन बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, उसका यूज नहीं कर पा रही है, तो ये क्या है? टाइप 2 डायबिटिक। जो बच्चों में डायबिटीज होती है आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो बच्चों में डायबिटीज है वो टाइप 2 है, और जो बड़े लोगों में है वो टाइप 1 है। ठीक, तो एक्सेस कोई चीज है तो भी हानिकारक है और बिल्कुल नहीं है तो भी हानिकारक है। तो ये क्या है? हमारे बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। दूसरा, कई बार डिप्रेशन जैसी कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि हमारे माता पिता को भी बहुत छोटी छोटी बातों का तनाव लेने की आदत थी, उनके माता पिता को थी, ये भी एक कारण बनता है। ठीक, ये जेनाइटल हो गया। ठीक? फिर आते हैं इसके बाद फिजिकल लेवल पे देखेंगे, तो फिजिकल लेवल पे कई बार होता है कि हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, बेड रिडन है, हॉस्पिटलाइज है, तब ऐसी कंडीशन आ रही है। कई बार कहीं पर सुनामी आ गया, बाढ़ आ गई, कोई नेचुरल डिसास्टर हो गया जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, तब ऐसे सिम्टम होते, नींद नहीं आएगी लंबे समय तक तो डिप्रेशन में गए। उसके बाद आते हैं अगर मेंटल लेवल पे देखें तो मेंटल लेवल पर कई बार हम कुछ करने का सोचते हैं और लंबे समय से हम उस काम को पूरा नहीं कर पाए, डिप्रेशन। फिर है इमोशनल लेवल पे देखेंगे, किसी से हम इतना हर्ट हो जाते हैं, इतना हमें चोट लगती है हार्टली कि हम उसको कोप अप नहीं कर पाते, ये इमोशनल चीजें हो गई, सिम्टम हो गए, इमोशनल कॉज फैक्टर हो गए। इसके बाद सोशल में हो गए, कई बार हम पारिवारिक या अपने फैमिली में, प्रोफेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फेस करना हमारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उनको हम फेस करें, मन करता है कि हट जाए, उनसे ना फेस करें उन्हें, लेकिन हमें बार बार वहीं जाना पड़ता है या घर में ही वो लोग हैं। तो ये सब क्या है? कॉज फैक्टर है डिप्रेशन के। इसके बाद एक कॉज फैक्टर और है जो हम बायोलॉजिकल जिसे बोल रहे थे कि जब भी आपको या किसी को, कभी आप नोट कर लेना इस चीज को, किसी को डिप्रेशन हो या लंबे समय से नींद ना आ रही हो, डिप्रेशन कंटिन्यूटी में बना हो, तो समझ लेना इसका पाचन तंत्र पूरी तरीके से खराब हो चुका है। कॉन्स्टिपेशन की जबरदस्त प्रॉब्लम। जिस व्यक्ति को आप पेट 15 दिन से लेकर अगर 1 महीने 2 महीने तक साफ होना बंद हो जाए तो समझ लेना ये व्यक्ति नेचुरल वे में डिप्रेशन का पेशेंट बन जाए। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। इसीलिए अपने पाचन तंत्र पर डेली ध्यान दिया कीजिए कि पाचन तंत्र हमारा ठीक से काम कर रहा है या नहीं, हमारे बड़ी आंत की अच्छे ढंग से बड़ी आंत के मल की सफाई हो रही है या नहीं, स्टूल सुबह प्रॉपर पास आउट हो रहा है कि नहीं एनस पार्ट से, इन सब का ध्यान रखेंगे तो आप डिप्रेशन से बचेंगे। क्योंकि पाचन तंत्र जब लगातार गड़बड़ होता है तो ये हमारे अंदर निराशा पैदा कर देता है, और जब लगातार निराशा हमारे अंदर आएगी, हर काम को करने का कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा, तो ये सब किस में कन्वर्ट होंगे? सब डिप्रेशन में कन्वर्ट होंगे। और डिप्रेशन क्या है? एट लास्ट डिप्रेशन का पॉइंट क्या है? सुसाइडल टेंडेंसी।
सबसे लास्ट है सुसाइडल टेंडेंसी, और वो हमने आपको बताया था केवल सुसाइडल अटेम्प्ट एक ही कंडीशन में किए जाते हैं, जब व्यक्ति को ये लगता है कि ना हमारी इस दुनिया में किसी को जरूरत है, ना हमको किसी की जरूरत है। बस सुसाइडल अटेम्प्ट केवल इसी कंडीशन पे होते हैं, इसके अलावा कभी नहीं किए जाते। चाहे व्यक्ति कितना दुनिया में परेशान हो, लेकिन वो आत्महत्या नहीं करेगा। वो तभी करता है जब उसे लग जाता है कि ना किसी को हमारी जरूरत है, ना हमको किसी की जरूरत। ठीक, तो डिप्रेशन का एक मोटे तौर पे समझ में आया। अब आगे देखते हैं, इसमें पढ़ेंगे इसके आगे का मेजर अवसाद के प्रकार। 1 मेजर डिप्रेशन। इस स्थिति में व्यक्ति का मिजाज बदलते रहता है। यह व्यक्ति को दैनिक गतिविधियां और व्यक्तिगत संबंधों पर भी प्रभाव डालता है। 2 बाइपोलर डिसऑर्डर। इसे मैनिक डिप्रेशन भी कहते हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, भ्रम जैसी स्थिति इनमें पाई जाती है। एकदम निराश, फिर अत्यधिक खुश होना इनमें मुख्य है। 3 साइकोलोथामिक डिसऑर्डर। इसमें लक्षण सूक्ष्म से लगते हैं। इसमें माइल्ड डिप्रेशन और हाइपोमानिक देखा जाता है। डिस्टिमिक डिसऑर्डर, हाइपोमानिया देखा जाता है। 4 डिस्टिमिक डिसऑर्डर। इसमें मरीज को 2 वर्ष या उससे अधिक। डिस्थिमिक डिसऑर्डर, डिस्थिमिक डिसऑर्डर, डिस्थिमिक डिसऑर्डर। इसमें मरीज को 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक डिप्रेशन अनुभव होता है। वो अपने आप को अस्वस्थ भी महसूस करता है तथा दैनिक कार्यों में भी कठिनाई महसूस करता है। 5 पोस्टमार्टम डिसऑर्डर डिप्रेशन। पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक गंभीर समस्या है जो बच्चे के जन्म के कुछ महीनों बाद मां को हो सकता है। गर्भपात से भी महिला इस स्थिति में जा सकती है। 6 साइकोटिक डिप्रेशन। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। सिकोटिक डिप्रेशन। सिकोटिक डिप्रेशन यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसमें लोग अन्य लक्षणों के साथ मतिभ्रम, तर्कहीन विचार, ऐसी चीजें देखना सुनना जो नहीं है के शिकार हो जाते हैं। 7 अनाक्लिटिक डिप्रेशन। नवजात शिशु में पाया गया है, जिसमें बच्चा किन्हीं कारणों से अपनी मां से अलग होता है। मां का प्यार ना मिलने से शिशु डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। 8 एटिपिकल डिप्रेशन। ये युवाओं में पाया जाता है। इन मरीजों में कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग भी पाई जाती है। 9 सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। यह मौसम के अनुसार होता है। आमतौर पर यह स्प्रिंग या सर्दियों में शुरू होता है और गर्मियों में खत्म। उपचार। ये जो लास्ट है इसको ध्यान से पढ़ेंगे और फिर सुनेंगे। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा डिप्रेशन कब बढ़ता है? जनवरी फरवरी के मंथ। ठीक, सबसे ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज अटेम्प्ट किए जाते हैं। ये वो टाइम है जब एक मौसम दूसरे में चेंज होने वाला होता है और बाहर सूरज की गर्मी बिल्कुल नहीं होती है। तो व्यक्ति जब सूरज की गर्मी नहीं होती है बाहर मौसम में, तो इसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति अंदर ही अंदर शांत हो रहा होता है। आपने कभी देखा जब सूर्य अगर सनलाइट 2-3 दिन ना निकले, सनलाइट ना दिखाई दे हम लोगों को, सूर्य का प्रकाश ना दिखाई दे, तो आप चाहे जितने एक्टिव हो लेकिन आपकी एक्टिविटी प्रभावित होती है। और गर्मी कितनी भी हो, कितनी भी एक्सेस गर्मी हो, आपकी एक्टिविटीज बहुत प्रभावित नहीं होती। इतना प्रभावित होगी कि धूप लग रही है तो थोड़ा सा बचाव करना है, थोड़ा सा ठंडक में बैठना है, लेकिन आपकी कार्य क्षमता बहुत प्रभावित नहीं होती है। लेकिन जब आप सनलाइट को फेस नहीं करते हैं तब आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन फील करे या फील हो रहा है
तो उसे सबसे पहले सनलाइट में बैठना चाहिए। और उगते हुए सूरज के सामने जो लोग भी कुछ देर बैठते हैं या आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, टहलते हैं या कोई काम भी लेकर बैठे आधे घंटे तक सनलाइट में, तो आप समझ लें कि आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक। और किसी को यदि डिप्रेशन हो भी जाए तो क्या करना है, यदि वो कुछ भी करने योग्य ना बचा हो व्यक्ति, तो कम से कम उसे सनलाइट में 1 से 2 घंटे सीधा लिटा देंगे, उसकी नाभि वाला पार्ट ओपन कर देंगे, क्योंकि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का सबसे जो हमारा बेसिक जो सेंस ऑर्गन है वो नेवल पोर्शन, तो नेवल पोर्शन सबसे अच्छे ढंग से इजी गोइंग हमारा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर सेकंड है स्पाइन, तो आगे से लिटाया, सीधा नाभि से सनलाइट ले, और फिर यदि वो पॉसिबल हो तो बैक से दे, नहीं तो फिर सामने से इसको दे। फिर वो धीरे धीरे जब खुद ठीक होने लगेगा व्यक्ति, तो वो ऑटोमेटिक पीछे भी बैक से भी स्पाइन वो सनलाइट को लेना शुरू कर देगा। दूसरा, जिनको भी डिप्रेशन हो उनको जो भोजन ऐसा देना है कि उनका पेट या बड़ी आंत में जो गंदगी है, वेस्ट मटेरियल है, वो हट जाए। यदि आपने ये नहीं किया तो उनको दुनिया भर की कितनी भी अच्छी दवाएं दे दें, योग करवा दें, कितनी भी थेरेपी दे दें, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी रिजल्ट नहीं आएंगे। उनको पहला काम है विटामिन डी एब्जॉर्ब कराना है, और दूसरा उनका जो पेट में गंदगी है, बड़ी आंत में लंबे समय से मल चिपका हुआ है, उसे हटाने का प्रयास करना है। तो हटाने के लिए फाइबर डाइट दी जाती है जो रेशेदार हो, जैसे नारियल की चटनी, अमरूद, ठीक, लाल चने भीगे हुए जो होते हैं उनकी सब्जी, ऐसे बहुत सारी चीजें जो फाइबर है जिनके अंदर, वो जैसे ही व्यक्ति इनटेक करता है, खाता है, तो धीरे धीरे उसके जो बड़ी आंत की गंदगी है वो हटना शुरू होती है, और जैसे ही गंदगी हटती है वैसे ही व्यक्ति नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। चलिए अब देखते हैं उपचार में और क्या क्या चीजें हैं। मैम पढ़िए। मैम तो ये नहीं है। आपकी 20 आवाज क्लियर नहीं है पुनी जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। एक बार में पुनी जी बोलिए। अब गिरना भी साथ में पाया जाता है। बनज गिरना मतलब क्या है मैम? कि वजन होगा, वजन गिरना है, वजन गिरना, ठीक, वेट लॉस, बनज इसलिए वेट लॉस। ठीक है, पढ़ेंगे सविता जी आगे। उपचार भाग्यवश अवसाद का निवारण है, यह लाइलाज नहीं। यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति बताए गए 2-3 लक्षणों या अधिक से ग्रस्त है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाए। 2 हफ्ते से अधिक यदि कोई व्यक्ति दुखी या उदास है और खाना पीना ठीक से ना ले रहा हो तो वो अवसाद से ग्रसित हो सकता है, उससे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दवाइयाँ और मनोचिकित्सा एक साथ लेने से अधिक असर होता है। अवसाद की समस्या गंभीर हो जाने पर डॉक्टर से सलाह करके उपचार करना जरूरी है। आहार, योग, प्राणायाम और ध्यान उपचार हेतु बहुत लाभदायक है और पूरी तरह इसे ठीक करने में सहायक है। इसी के साथ अन्य कारण जैसे कुपोषण और बीमारियां जो साथ में है उन्हें ठीक करना मुख्य होता है। आहार, एक पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्य वैसा होवे मन। भोजन में जरूरी पोषक तत्व ना होने से अवसाद की स्थिति और बिगड़ जाती है। यही सही आहार अवसाद को ठीक करने में अति सहायक है। तो 70 से 90% मनोविकारों में लाभ मिलता है। एपिजीन में परिवर्तन करने वाले स्वास्थ्यदायक आहार का प्रयोग करें, जिससे मन अच्छा रहेगा और नींद भी ठीक होगी, जो कि आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगी। सीरोटोनिन को फील गुड हार्मोन कहते हैं, जो आपके मन को अच्छा रखता है और अच्छी नींद में सहायक है। ट्रिप्टोफैन युक्त आहार सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ाने में सहायक है, जैसे चना इत्यादि। सहायक आहार,
विटामिन B12 और फोलेट युक्त आहार, दूध, साबुत अनाज, ब्रोकोली, बादाम, पालक, दालें, सप्लीमेंट्स इत्यादि, सप्लीमेंट्स इत्यादि, सप्लीमेंट इत्यादि। सेलेनियम सेलेनियम युक्त आहार डिप्रेशन के लक्षण घटाने में अति सहायक। सेलेनियम युक्त आहार डिप्रेशन के लक्षण घटाने में अति सहायक माना जाता है। ये साबुत अनाज और दालें आदि, ब्राउन राइस, आटे, मील और त्रिकोण फल में भी सेलेनियम पाया जाता है। विटामिन डी, सूरज की किरणों, सप्लीमेंट, जूस, अनाज, ब्रेड इत्यादि। ओमेगा 3 फैटी एसिड, बादाम, अखरोट, अलसी आदि सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट ये हमारे शरीर में बन रहे फ्री रेडिकल्स से लड़के उन्हें खत्म करते हैं और खराब सेल बनने से रोकते हैं। विटामिन सी, फिर इसके बाद कंटिन्यू करें। अभी यही रुकेंगे। इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा था एक सेरोटोनिन हार्मोन देखा है जिसे सेरोटोनिन लिखा है यहाँ पे, और नेक्स्ट अभी देखा है हम लोगों ने एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है। ये हमारे शरीर में बन रहे फ्री रेडिकल से लड़के मतलब लड़ने की क्षमता वो वाले लड़के हैं। ये लड़के मेल फीमेल नहीं है, रेडिकल से लड़कर उन्हें खत्म करते हैं और खराब सेल बनने से रोकते हैं। विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन ए इसका मुख्य अंग है। अब पहले तो समझ लें सेरोटोनिन हार्मोन कहाँ से हमारा सीक्रेट होता है, बड़ी आंत से, जो पाचन तंत्र से संबंधित है। ठीक, तो यदि हमारी बड़ी आंत की गंदगी, वेस्ट मटेरियल जो हमने भोजन लिया है वो समय से बाहर निकल जाता है, तो हमारा जो सेरोटोनिन हार्मोन है वो प्रॉपर तरीके से सीक्रेट होगा, जिससे हम क्या करते हैं, फील गुड। आप सबने देखा होगा जब भी हमारा पाचन तंत्र ठीक होता है तो हम सबसे अधिक खुश होते हैं। सारी समस्याओं की जड़ कहाँ पर है, पाचन तंत्र। यदि हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाए तो माना जाता है कि अगर 100 टाइप्स ऑफ डिजीज हैं, 100 प्रकार के रोग हैं, तो उसमें से 80 प्रकार के रोग केवल पाचन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, जो 20 प्रकार के रोग हैं, 20 टाइप्स ऑफ डिजीजेस हैं, वो क्या है, वो एक्सीडेंटल डिजीजेस है। अचानक से कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, उनसे संबंधित है। लेकिन जो नेचुरल वे में 80% जो हमारा, चाहे वो शरीर से संबंधित रोग हो, मन से हो, भावनाओं से हो, वो सारे रोग कहाँ कनेक्ट होते हैं, पाचन तंत्र से। इसलिए पाचन तंत्र को ठीक रखना, उसका ध्यान रखना सबसे अधिक आवश्यक है। इसके बाद जो अभी हम लोगों ने नीचे एक लाइन देखी, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है। एंटीऑक्सीडेंट किनमें पाया जाता है, विटामिन ई, सी और ए। ठीक, सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट किसे बोला जाता है, आंवले को, नींबू को, जो खट्टे पदार्थ हैं जिनमें रस है। आंवला, नींबू और भी चीजें हैं, लेकिन ये सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं, आंवला फिर नींबू। उसके बाद सेब, जो लाल चीजें हैं, गाजर। ठीक, तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये है क्या, इनको समझ लें। हम सभी के शरीर में कैंसर की सेल होती है, सबके शरीर में होती, बॉडी में। लेकिन ये कैंसर की सेल होना भी आवश्यक है। लेकिन कब ये हमें नुकसान पहुंचाती हैं, जब हमारे शरीर में विटामिन ई, सी या ए की मात्रा कम होती है, तो जो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट है, ये अगर ए, सी, ई की मात्रा ठीक है, तो हमारे शरीर की जो सेल है वो बहुत फास्ट मल्टीप्लाई नहीं होती है। कभी आपने सुना किसी को कैंसर हुआ, तो ये कैंसर क्या है, कैंसर वो है कि जब एक सेल 1 मिनट में 1000 में मल्टीप्लाई हो गई, 1000 1 लाख में मल्टीप्लाई हो गई। मतलब जितना फास्ट सेल मल्टीप्लाई होती जा रही, डिवीजन होता जा रहा है, उसे बोलते कैंसर। ठीक, और यही इसको रोकने का कार्य कौन करता है, विटामिन ए, ई और सी। यदि ये तीनों हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में है,
यदि आप में से या कोई भी व्यक्ति डेली 2 आंवले लेता है या आंवले के पाउडर को पानी में डालकर, सब्जी में डालकर ले रहे हैं, तो आप समझिए आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट पूरा रहेगा। और ये जिसके शरीर में आंवले की मात्रा पर्याप्त जा रही है डेली पाउडर के फॉर्म में, जूस के फॉर्म में, चटनी के फॉर्म में, तो आप समझिए आपके शरीर में कभी भी कैंसर के सेल डेवलप नहीं हो सकते। ठीक, इसमें बहुत सारे और भी चीजें काम करते हैं, पर ये सबसे अच्छे सोर्सेस में आते हैं। नींबू हो गया, ठीक, ये सारी चीजें, सेब हो गया। फिर क्या है कि जो हमारा ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये क्या है, दूसरा क्या है कि जितने भी हमारे शरीर में कैंसर के सेल या डिप्रेशन वगैरह जितने भी मनोवैज्ञानिक रोग हैं, साइकोलॉजी से संबंधित ये मनोरोग हैं, ये सब क्या है, इनके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता है, हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में हो। सेकेंड, जितना हमारा ऑक्सीजन का लेवल है इनटेक करने का, वो प्रॉपर होना चाहिए। यदि आप प्रॉपर वे में ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सभी तरह के रोगों से सुरक्षित रहेंगे। आपके शरीर में कभी भी कोई सेल फास्ट ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि जब कोई सेल फास्ट ग्रो करती है वो कैंसर में कन्वर्ट होती है, ट्यूमर में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए क्या करना है, इस एंटीऑक्सीडेंट हमें मेंटल डिजीज से भी बचाता है, फिजिकल से भी बचाता है, और हमारा पूरा जो एक स्टेमिना होता है ओवरऑल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, इस सभी स्टेमिना को वन वे डायरेक्शन में हेल्दी रखें। ठीक, क्योंकि पढ़ने का अर्थ तभी तक आपके लिए यूजफुल है जब उसका कुछ उपयोग भी हो, अदरवाइज पढ़ने का कोई मतलब नहीं। कोई कहानी तो है नहीं कि हमने पढ़ी सुनी रख दी। ठीक है, तो ये समझ गया एंटीऑक्सीडेंट इसमें से क्या था, सेरोटोनिन क्या था, फाइबर डाइट किसे बोलते हैं, फाइबर डाइट उसे बोलते हैं जिसमें रेशेदार चीजें होती है, जैसे चना है फाइबर डाइट है, अमरूद है फाइबर डाइट है, फ्रूट्स मोस्टली फाइबर डाइट है, केले को छोड़कर। केला जब बहुत पका हो तो फाइबर में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक, और जितने भी, और मतलब फाइबर डाइट में आयरन भी होगा, कैल्शियम भी होगा और रेशेदार चीजें भी होंगी। तो ये डाइट हमारे लिए सबसे यूजफुल है। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, 2 तरह की डाइट होती है, एल्कलाइन और एसिडिक। एल्कलाइन होती है जिसमें क्या है, फाइबर है। एसिडिक है जैसे मैदा हो गया, पनीर हो गया, ये सब एसिडिक में आते हैं। तो हमारी बॉडी को अगर पूरा हेल्दी रखना हो फिजिकल मेंटल वे में, तो एल्कलाइन कितना चाहिए, 80%, और एसिड कितना चाहिए, 20%। और हम लोग करते क्या है, जितना जंक फूड है मैदे और रिफाइंड से बना हुआ, उसका उपयोग सामान्य भोजन से अधिक करते हैं। तो ये क्या है, वो हमारे बॉडी में एक इम्बैलेंस हार्मोन्स को सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमारे जो रोग हैं वो शारीरिक हो या मानसिक, वो बढ़ते चले जा रहे होते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, अपनी डाइट में 80% एल्कलाइन हो, ऐसा फूड जिसमें फाइबर हो, कैल्शियम हो, आयरन हो। और एसिडिक जो मैदे से संबंधित चीजें हैं, रिफाइंड से रिलेटेड चीजें हैं, इनकी मात्रा भोजन में ना के बराबर हो, कभी कभी लें और थोड़ी मात्रा। ठीक, तो ये हम लोग जो अभी डाइट के पार्ट को देख रहे थे उसमें डिफाइन किया। फिर विटामिन डी जो फ्री सोर्स है हमारा सनलाइट, उसको जरूर लें। आगे बढ़ेंगे सविता जी। बीटा कैरोटीन, ब्रोकोली, गाजर, पालक, शकरकंद, कद्दू, एप्रिकोट। विटामिन सी, कीवी, टमाटर, ब्लूबेरी, ब्रोकोली, अंगूर, संतरा, काली मिर्च, आलू, अवोकाडो आदि। जिंक, मक्का, साबुत अनाज, बीन्स, नट्स आदि अथवा इसे सप्लीमेंट में लिया जा सकता है। प्रोटीन, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है जीवन के लिए। बीन्स, मटर, चीज, दूध, दही, सोयाबीन आदि मुख्य तत्व है प्रोटीन के। कुछ सामान्य आहार परिवर्तन, मैदे की जगह आप आटे, गेहूं का आटा का प्रयोग करें, यह अधिक हल्का होता है। चीनी की जगह शहद या गुड़ का प्रयोग करें। नट्स, बीन्स और फल एक साथ आहार में शामिल करें। ओटमील को नाश्ते में शामिल करें।
आर्टिफिशियल फ्लेवर की जगह दालचीनी, सविता जी, आर्टिफिशियल फ्लेवर की जगह दालचीनी, नोटमेग या नेचुरल वेनिला का प्रयोग करना अच्छा होगा। लो फैट क्रीम चीज का प्रयोग उत्तम होगा। और भी बहुत कुछ है, किंतु प्रयास करें ताजा और शुद्ध भोजन करें और सही समय पर भोजन कर ले। रात का भोजन 8 से 9 के बीच और दोपहर का 12 से 1 के बीच करने का प्रयास करें। कैफीन, शराब, धूम्रपान, तंबाकू इत्यादि से बचे। स्वस्थ मानसिक संतुलन के उपाय। स्वस्थ मानसिक संतुलन तथा सविता जी, ऊपर वाले टॉपिक पे आते हैं। इस पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो भोजन का समय है वो क्या है, मॉर्निंग वाला 12 से 1 लिखा है, इसको करेंगे 11 से 1। 11 से 1 होता है 9 से 1, लेकिन 11 से 1 एक आइडियल टाइम में आता है। फिर जो शाम वाला भोजन है ये है 7 से 8, सूर्यास्त के बाद बस 1 घंटे का टाइम है। फिर बाकी आप अगर किसी कारण देर से खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि भोजन जल्दी ले। चलिए, तो ये क्या है, भोजन का टाइम यदि हमारा ठीक होगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, अगर हमें हेल्दी रहना है अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, तो कहा जाता है कि 12 घंटे की फास्टिंग हो। ये 12 घंटे की फास्टिंग क्या है कि यदि हमने शाम का भोजन 7 बजे कर लिया है तो दूसरे दिन 7 बजे के बाद ही कोई भी सॉलिड चीज खाने में लेंगे। लिक्विड में दूध, जूस, नारियल पानी वो ले सकते हैं, लेकिन सॉलिड भोजन कब करना है, 7 बजे के बाद। रात में 8 बजे भोजन लिया है तो सुबह 8 बजे के बाद। तो ये जो 12 घंटे की सॉलिड फूड ना लेने का जो फास्टिंग है, ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को प्रोटेक्शन देती है। तो यदि हमें नेचुरल वे में हेल्दी रहना हो तो एक नियम सबको फॉलो कर लेना चाहिए कि हमें कम से कम भोजन से, एक भोजन का जो रात का टाइम है, सुबह के भोजन में 12 घंटे की गैपिंग आनी चाहिए, ताकि जो हमारा भोजन पच नहीं पाया है वो पहले पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, तब हम दूसरा फूड गेन करें। चलिए आगे पढ़ेंगे स्वस्थ मानसिक संतुलन के उपाय में। 1. वंशानुगत विकारों को दूर करने के लिए विवाह तथा संतानोत्पत्ति संबंधी संचिकित्सानुमोदित योजना का प्रसार करना, जिससे अनुपयुक्त मनुष्यों द्वारा संतानोत्पत्ति रोकी जा सके और केवल पूर्णतः रुकेंगे। ये लिखा है, थोड़ा सा आपको पढ़ने में ब्रेक आ रहा था। वंशानुगत विकारों को दूर करने के लिए विवाह तथा संतानोत्पत्ति संबंधी संतति शास्त्र अनुमोदित योजना का प्रसार करना, जिससे अनुपयुक्त मनुष्यों द्वारा संतानोत्पत्ति रोकी जा सके और केवल पूर्णतः स्वस्थ स्त्री पुरुषों द्वारा ही स्वस्थ बालकों की उत्पत्ति। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन। तो शारीरिक स्वास्थ्य के सुधार द्वारा तथा आवश्यक विश्राम द्वारा मानसिक दुरावस्था, क्लांति और शारीरिक विकारों को दूर करना। नंबर 3, अत्यधिक प्रश्रय, कठोरतापूर्ण, अनुशासित और आग्रहपूर्ण हठबाधिता का परित्याग करना। 4, बालकों के प्रति सद्भाव, ममत्व, सहानुभूति, प्रोत्साहन और विश्वास का भाव प्रदर्शित करना। 5, व्यक्तित्व के विकास में बाधा न डालना। 6, क्षमता से अधिक कार्यभार बालक पर न डालना। 7, बालक की हीनता के निवारण में सहायता करना। 8, उन्नयन की सभी संभाव्य रीतियों उन्नयन की सभी संभाव्य रीतियों का अनुसंधान कर अवांछनीय दोष को किसी समाजानुमोदित सुरुचिपूर्ण कार्य के साथ जोड़ने का प्रयास करना। 9, योनि संबंधी परंपरागत विचारों को त्याग कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सुशिक्षा का प्रसार करना तथा 10, बाल निर्देशनशाला स्थापित कर
मनोदौर्बल्य दौर्बल्य दूर करना, चलिए आराम से मनोदौर्बल्य मनोदौर्बल्य दूर करना और बालक रुकेंगे क्योंकि ये क्लास है। बाल निर्देशनशाला स्थापित कर मनोदौर्बल्य दूर करना और बालक के मन में व्यष्टि तथा समष्टि के कल्याण की भावना जागृत करना। आगे पढ़ेंगे। बालक संरक्षण चाहता है और ममत्व का भूखा होता है। उसकी महत्वपूर्ण देखरेख के पर उसे आश्वस्त करना चाहिए। खेल कूद व्यायाम विश्राम मनोरंजन द्वारा मानसिक विकलता दूर करनी चाहिए। जीवन की कठिनाइयां साधनों का अभाव और आपदाओं से विचलित ना होना चाहिए, परंतु इनसे उच्चतर जीवन की प्रेरणा लेनी चाहिए। अभाव की चिंता करने की अपेक्षा जो कुछ भी प्राप्त है उससे संतोष सुख प्राप्त करना श्रेष्ठतर है। अपने को हतभाग्य समझकर हाय हाय करना कापुरुषत्व है। प्रसन्नचित रहने का सतत प्रयत्न करने रहने से मनोदौर्बल्य दूर किया जा सकता है और यह प्रसन्नता और संतोष द्वारा प्राप्त है। चलिए देखिए, एक लास्ट में एक निष्कर्ष क्या निकला है कि यदि हम प्रसन्न हैं तभी हम स्वस्थ हैं। ठीक, और यदि प्रसन्नता नहीं है तो फिर स्वास्थ्य के लिए आप कितने भी अच्छे से अच्छे फूड ले लीजिए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनिए, कुछ भी आप अरेंज करिए। ठीक, और प्रसन्नता क्या है, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत है, इसको उधार से नहीं ले सकता कोई व्यक्ति। ठीक, प्रसन्नता व्यक्तिगत है, ये उधार की नहीं। और ये कहाँ से आती है? जिस व्यक्ति को जितना अपनी चीजों में सेटिस्फेक्शन फील होता है, संतुष्टि फील होती है, वही व्यक्ति प्रसन्न रहेगा। ठीक, यदि आपको अपनी चीज में संतुष्टि फील नहीं हो रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, तो आप प्रसन्न नहीं रह सकते। और जबकि आपको पता है दूसरे के पास कितना भी कुछ हो वो आपका नहीं हो सकता है। ठीक, इस बात को जब आप हृदय से समझ लेंगे ना कि दूसरे की जो चीजें हैं वो आपकी नहीं हो सकती है, तो फिर जो हमारे पास है उसी में खुश रहने की आदत बनानी चाहिए और फिर वहीं से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, उसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई चीज का अभाव है तो हम उसी में रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जितना हम सेटिस्फेक्शन के साथ, संतुष्टि के साथ कार्य करते हैं, उतना ही हम सफल होना शुरू हो जाते हैं जीवन। ठीक, इसको एक लाइन में व्यक्त करते हैं। एक सिस्टर शिवानी, शायद आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी हैं, बीके ब्रह्म कुमारी जी से, उनका एक बहुत अच्छा स्लोगन आता है अक्सर करके, कोई भी शायद उनको वर्ल्ड वाइड लोग उनको फॉलो करते हैं, फुल साइंटिफिक है उनका चीजें। वो एक बात बोलती है, किसी भी कार्य को करने के बाद शांति ना पाए। हम लोग अक्सर जीवन में क्या करते हैं, जब एक काम हो जाएगा तब हम शांति से रहेंगे, खुश होंगे, जॉब लग जाएगी तब शांति, बच्चे हो जाएंगे तब शांति, शादी हो जाएगी तब शांति, घर हो जाएगा तब शांति। ऐसे तो अपने जीवन में देखो कितने काम हो चुके हैं, तो फिर शांत क्यों नहीं हुए? इसका मतलब ये है कि शांति के साथ प्रत्येक कार्य को करना है। ठीक, शांति के साथ, संतुष्टि के साथ प्रत्येक कार्य को करने का प्रयास करेंगे तो हमें जरूर शांति मिलेगी। लेकिन हमने ये सोचा कि पहले सब अशांति कर लो और काम में सफल हो जाएंगे तब शांति पाएंगे, तो फिर असंभव है। तो हमें क्या करना, जहां जिस स्थिति में है यहाँ शांत रहते हुए ही अपने कार्य का प्रयास करना। ठीक, तो ये क्या है, ये हमें जितनी भी समस्याएं हैं उनसे छुटकारा भी मिलेगा और हम अपने जीवन में सफल होना स्टेप बाय स्टेप शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपकी लास्ट क्लास ही है। जितने आपके क्वेश्चन हो वो आप नोट कर लेना। ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो 2 क्लासेस लेंगे, अदरवाइज 1 क्लास का ही वक्त बच जाए। ठीक है, तो आप लोग पूरा रिवीजन करके रखेंगे और जो भी क्वेश्चन हो अब आप एक एक करके पूरा पीडीएफ पढ़ने के बाद कहीं किसी भी तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हो, नोट डाउन करेंगे, उनका हम प्रॉपर आंसर देंगे और फिर क्लास को ओवर करेंगे। ठीक, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए, आंखें बंद करेंगे।
शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। Now rub your palm